हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सारस्वत आप सभी का अपने इस वीडियो लेसन में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमने सामाजिक घटना का वैज्ञानिक अध्ययन जो चैप्टर है, इसकी स्टार्टिंग पार्ट्स को हमने कवर किया था। इसके काफ़ी समय हो गया हमें वीडियो शेयर किए हुए, तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपको नए नए टॉपिक्स पे, सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पे वीडियो प्रोवाइड करें। तो ये जो हमारा थर्ड ईयर है ना, इसमें चैप्टर 4 है। इसका सेकंड पेपर आता है सोशल रिसर्च। तो जो सोशल रिसर्च है, इसका चैप्टर 4 है। तो इसमें हमने सीखा था पिछले वीडियो में कि सामाजिक घटना क्या होती है। देखिए, इन चीज़ों पे को हमने कवर किया था कि सामाजिक घटना का अर्थ क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं, इसको जो घटनाएँ हैं उनको समझने में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, और अभ्यास प्रश्न। ये पूरा चैप्टर है। इसमें से हमने 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, सामाजिक घटना का अर्थ और इसकी विशेषताएं। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, अगर जो पहले बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पहले वाला वीडियो भी देख लें प्लीज़। और थोड़ा सा मैं रिकॉल कराने की कोशिश करती हूँ कि हमारी जो सामाजिक घटनाएँ, वे सभी घटनाएँ जो समाज में घटित होती हैं, ठीक है, वे सभी सामाजिक घटना कहलाती हैं। 2 प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक होती हैं प्राकृतिक और दूसरी होती है सामाजिक। जैसे जल, वायु, है ना, और आसपास के जो पेड़ पौधे, इन सब से रिलेटेड जो सभी चीज़ें हैं, वे प्राकृतिक घटनाएं हैं। जैसे फ्लड आ जाना या फिर ड्रॉट होना या अर्थक्वेक आना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। जबकि समाज से संबंधित, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ, इसके अलावा बाल विवाह या अपराध या किसी प्रकार की कोई प्रथा, ये सभी चीज़ें हमारी सामाजिक घटनाएं कहलाती हैं। इनकी विशेषताएं हैं कि इनका जब हम अध्ययन करते हैं ना, तो इनमें कुछ इनकी विशेषताओं को भी जानना ज़रूरी है। हमने इनकी कुछ विशेषताएं जानी, जैसे इनकी प्रकृति होती है अमूर्त, जैसे कि ये इनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और सूंघ नहीं सकते। जैसे कि हमारे व्यवहार, हमारे संबंध, इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं वे सामाजिक घटनाएं, और इसीलिए इनकी प्रकृति अमूर्त होती है। इसी प्रकार से इनकी जो प्रकृति है वे अमूर्त है, और इसके साथ ही साथ जो इनकी जो और विशेषताएं हैं वे आप पीछे के वीडियो में देख लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक तो इसकी अमूर्तता है, एक दूसरी और भी विशेषताएं, तटस्थता का अभाव है, जैसी कुछ चीज़ें हैं। अब बढ़ते हैं कि अब क्या हम इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से कर सकते हैं। यस, माना कि हमारी सामाजिक घटनाएं अमूर्त हैं, इनका अध्ययन हम उतना ऑब्जेक्टिविटी यानी तटस्थता के साथ नहीं कर सकते हैं, या ये परिवर्तनशील हैं, या ये जटिल हैं, जैसी कुछ विशेषताएं तो हैं, पर हम इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से कर सकते हैं। और हाँ, प्रश्न ये भी आता है कि समाजशास्त्र को क्या हम एक कला में रखें या एक विज्ञान में। तो ये सभी जो विशेषताएं मैं बताने जा रही हूँ कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कैसे करेंगे, इनके बेस पर हम ये भी अपना आंसर लिख लेते हैं कि हमारा समाजशास्त्र एक विज्ञान के अंतर्गत रखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसमें इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो कि हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो सामाजिक घटनाओं को समझने में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो ठीक है, ये देखिए, सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है? वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथडोलॉजी, वे सभी पद्धतियाँ जो साइंस ओरिएंटेड है या जो क्या का अध्ययन कर रही हैं, वे सभी वैज्ञानिक पद्धति हैं। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति की जटिलता के बाद भी इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है। माना कि हमारी घटनाएं जटिल हैं, परिवर्तनशील हैं, भविष्यवाणी का भी अभाव है, परंतु हम इनका अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किस प्रकार से कर सकते हैं। 3 बातों का ध्यान रखना है। एक होता है आपकी विषय वस्तु, यानी हमारे जो भी घटना है वह कैसी है। दूसरा, उसका अध्ययन किन विधियों से किया जा रहा है। तीसरी, अध्ययनकर्ता जो अध्ययन कर रहा है। इन तीनों में अगर वैज्ञानिकता है तो वह उस अध्ययन को हम वैज्ञानिक अध्ययन कह सकते हैं। तो हम जैसे कि जानते हैं, हमारी घटनाएं तो वैज्ञानिक है नहीं, है ना, हमारी घटनाएं तो वैज्ञानिक है नहीं। जैसे कि हमने पढ़ाई है कि हमारी सामाजिक घटनाएं वैज्ञानिक नहीं है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है, सार्वभौमिकता का भाव पाया जाता है। परंतु हमारा जो अध्ययन करता है वो अपने में कुछ संशोधन करके खुद को तटस्थ रख के, तटस्थ मतलब ऑब्जेक्टिव, जो घटना जैसी उसका उसी रूप में अध्ययन करके वैज्ञानिक रूप दे सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी तरीकों का प्रयोग कर सकता है, ऐसे कुछ यंत्रों का प्रयोग कर सकता है जिनके माध्यम से
जो घटना जैसी है उसका उसी रूप में अध्ययन हो, जैसे टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर लिया है ना, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके अलावा कुछ ऐसी विधियां हैं जिनके माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, जैसे कुछ यंत्र हैं, कुछ विधियां हैं, उनके माध्यम से हम अपना वैज्ञानिक अध्ययन कर पाते हैं। तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम अपना वैज्ञानिक अध्ययन कर सकते हैं किसी भी घटना का, किसी भी सामाजिक घटना का। तो नंबर 1 आता है कि आपका तथ्य संकलन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। वैज्ञानिक प्रविधियां वे सभी प्रविधियां होती हैं जिनसे कि हम तथ्यों का संकलन करते हैं, है ना। तथ्यों का संकलन कैसे करेंगे? तथ्यों का संकलन करेंगे सर्वेक्षण पद्धति से। आप जानते होंगे कि सर्वेक्षण पद्धति क्या होती है? सर्वे मेथोडोलॉजी में किसी खास क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है, किसी खास क्षेत्र विशेष का अध्ययन किया जाता है और उस क्षेत्र विशेष के से कुछ डेटा का कलेक्शन करके उस पर स्टडी की जाती है। आप सर्वे जानते हैं, जनसंख्या सर्वे होता है हमारे समाज में, घरों पर आके क्षेत्र के विषय में पता लगाते हैं। समाज मिति पद्धति में क्या होता है कि समाज में आपकी स्थिति क्या है, आपको कितना पसंद किया जा रहा है, इसकी आधार पर सोशियोमेट्री मेथोडोलॉजी के आधार पर पता लगाया जाता है कि किसको कितनी रैंकिंग दी जाए। इसके अलावा कुछ इंटरव्यू मेथोडोलॉजी है। इंटरव्यू तो आप समझते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप होता है उसके माध्यम से जो तथ्यों का संकलन किया जाता है उसे हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। फिर आता है अवलोकन विधि। अवलोकन विधि में क्या आता है कि हम जो भी अध्ययनकर्ता ऑब्जर्व कर रहा है अपने समाज में, अपनी चीज़ों को जो देख रहा है, उससे हम जो तथ्यों को संकलित करके उस पर अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं अवलोकन विधि। फिर आता है प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली यानी प्रश्नों की सूची जिसे डाक के माध्यम से अध्ययनकर्ता तक पहुंचाया जाता है और जिसको भर करके अध्ययनकर्ता वापस बाई पोस्ट भेज देता है। सूचनादाता अध्ययनकर्ता को बाई पोस्ट भेज देता है, तो उस पर जो डेटा मिलता है उसके माध्यम से उसे प्रश्नावली विधि कहते हैं। तो इन सब विधियों के माध्यम से क्या हो रहा है? इन सभी विधियों के माध्यम से अमूर्त तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। हम जैसे कि हमने पता है कि हमारी जो घटनाएं वे अमूर्त हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सती प्रथा है, तो सती प्रथा के कर्मकांड किस तरह से हावी हो रहे हैं समाज पर, इससे संबंधित व्यक्तियों की जो विचार क्या हैं, इनके बारे में हम तथ्यों का जो संकलन करेंगे वो इन सभी विधियों के माध्यम से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास वास्तविक सूचना होगी, वास्तविक तथ्य होंगे और उन तथ्यों के माध्यम से हम अपने निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि हमारे समाज में यह घटना इसलिए हो रही है, जिसका हम कॉज निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अपने अध्ययन को हम वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं। किसके माध्यम से? बाय द मेथोडोलॉजीज। ये सभी जो मेथोडोलॉजी हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ डेटा कलेक्शन की जो मेथोडोलॉजीज हैं, इनके माध्यम से हम ये सभी वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं अपने अध्ययन को। इसके अलावा आता है वास्तविक घटनाओं का अध्ययन। वास्तविक, पहला हमें क्लियर हो जाता है कि हम किस तरह से वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अपने अध्ययन को वैज्ञानिक बना सकते हैं। फिर आता है कि हम वास्तविक घटना का अध्ययन करें, न कि अवास्तविक। कहने का तात्पर्य है कि सामाजिक अनुसंधान में क्या का अध्ययन करना है हमें, क्या होना चाहिए का नहीं, क्या होना चाहिए का नहीं करना है। ठीक है, हमें करना है क्या चाहिए का, क्या है का। क्या है से मतलब व्हाट इज इन द प्रेजेंट सेंस, प्रेजेंट में क्या है उसका अध्ययन करना है। क्या बाल अपराध की दर है, क्या सती प्रथा की स्थिति है। ये नहीं, हमें ज्ञान नहीं देना, हमें कोई सलाह नहीं देनी है, हमें कोई सलाह नहीं देनी है कि हमें किस तरह से अध्ययन करना चाहिए या फिर क्या हमारी घटना होनी चाहिए, इसका हम अध्ययन नहीं कर सकते। हमें सिर्फ क्या है का अध्ययन करना है। ओके, इसका हम एग्जाम्पल ले तो देखें कि अनुसंधानकर्ता यानी जो रिसर्चर है वह परिवार की संरचना का अध्ययन करता है, न कि परिवार कैसा होना चाहिए पर सलाह देता है। ठीक है, इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें केवल जो है जैसी वस्तु, विषय वस्तु, जो घटना, उसका उसी रूप में अध्ययन करना है। क्या होने चाहिए पर आपको लेक्चर नहीं देना है। ठीक है, एज अ रिसर्चर तो हम अपनी सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं। ठीक है, वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आप समाज के सदस्य हैं और आपको लगेगा कि भाई ये चीज़ समाज में गलत है और ये सही है। आपका एक व्यू होता है जो आपका सोशलाइजेशन की देन होता है।
तो आप उसके अकॉर्डिंग कहेंगे कि ये चीज़ सही है, लड़की ये चीज़ कर रही है, अच्छा कर रही है, लड़का ये चीज़ कर रहा है, ये गलत कर रहा है। ये जो भी चीज़ आपका खुद का एक कॉमन सेंस वहाँ पे प्रेशर डालता है उस आपके अध्ययन पे, उससे अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो घटना जैसी ही उसका उसी रूप में अध्ययन करें, न कि क्या होना चाहिए का अध्ययन। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। नंबर 3 पॉइंट है कि सामाजिक घटनाओं के कार्य कारण संबंध की व्याख्या की जाती है। हमारे समाजशास्त्र में एक चर का दूसरे चर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, और यही तो हमारे प्रयोग विधि में होता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड आपने पढ़ा होगा, आपको पता होगा कि जो दो चरों में से एक चर के द्वारा पड़ने वाले प्रभाव का दूसरी चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जो हम अध्ययन करते हैं दोनों वेरिएबल्स का, तो उसको हम कार्य कारण संबंध कहते हैं, है ना। तो हमारे इस सामाजिक अध्ययन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि समाज में भी ऐसा होता है, किसी एक कारण का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, दूसरी वस्तु पर प्रभाव पड़ता है, या प्रभाव के द्वारा कोई कारण उगा होता है, उपजा होता है। तो हम देखें जरा क्या लिखा है। वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त तथ्यों का सामान्यीकरण किया जाता है, निकाले गए निष्कर्षों के कार्यकारण संबंधों को ज्ञात किया जाता है। जैसे टूटे परिवार बढ़ने से बाल अपराध में भी बढ़ने लगते हैं। अगर टूटा परिवार है, टूटा मतलब खंडित हो चुका है परिवार, डिसऑर्गेनाइज हो चुका है, एकल परिवार है, मान लीजिए जॉइंट फैमिलीज है, उसका टूट जाना एक टूटना परिवार कहते हैं। या फिर जो एक कपल है, जो हस्बैंड वाइफ है, माता पिता है, उनमें से अगर एक साथ नहीं रह रहा है, माँ के साथ ही बच्चे पल रहे हैं, या दोनों ही वर्किंग है, या एक जब बच्चों का पूरा पोषण केयर नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, पूर्ण रूप से सही सोशलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो अपराध की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो हम देख रहे हैं कि समाज में मूल कारण ये टूटा परिवार निकल के आ रहा है। तो टूटे परिवार अगर बढ़ेंगे तो बाल अपराध भी बढ़ेगा। ऐसे ही अगर हम एक और एग्जांपल लें तो बाल विवाह कब कम होंगे, जब स्त्री शिक्षा में वृद्धि होगी तो बाल विवाह कम होंगे। या फिर एक और एग्जांपल कि अगर स्त्रियों को एजुकेटेड किया जाए तो उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। तो दो चर हैं, एक दूसरे को प्रभाव डाल रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में भी डाल सकते हैं और अपनी साथ साथ भी ले सकते हैं। तो एक कारण का दूसरे कारण पर एक चर का दूसरे चर पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये साइंस वाले रूल है और यहाँ पे लागू होता है समाज में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे सामाजिक घटनाओं के कार्यकारण संबंधों की व्याख्या समाजशास्त्र में होती है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ जाता है। फिर आता है नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सहायक। हमारे जो समाजशास्त्र है इसमें जो नियम प्रचलित हैं समाज में, उनकी वो एक लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, परंतु वे हमेशा नहीं चलते, उनमें भी समय के साथ साथ चेंजेस आते रहते हैं। तो आवश्यकता हो जाती है कि हम उनकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा करते रहें। जैसे बाल अपराध के नियम अलग अलग समाजों और परिस्थितियों में अलग अलग होते हैं, तो उनकी हमें देखना है कि समय के साथ साथ उनमें बदलाव आया है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अब तक नियम प्रचलित मान लिया जाता था कि जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो श्राद्ध या कोई ऐसा पूजा वाले काम में नहीं कर सकती, अपना रोल प्ले नहीं करती थी। लेकिन वर्तमान संदर्भ में वो सारी चीज़ों में परिवर्तन आ रहा है। अब लड़कियां भी आगे बढ़कर वे श्राद्ध कर रही हैं, वे अपने जो भी लड़के जो काम करते हैं वैसे काम कर रही हैं। जो नियमों को, जो अपने रीति रिवाजों में परिवर्तन दिख रहा है हमें। तो हम देखते हैं कि जो नियम अब तक चले आ रहे थे उनमें अब चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा की जानी चाहिए समय के साथ साथ किसी भी नियम में। इसके अलावा और भी हम कई एग्जाम्पल समाज में ले सकते हैं। जैसे कि अब तक माना जाता था कि एक निश्चित एज पर ही शादी की जानी चाहिए लड़की की या लड़के की, लेकिन अब ये मान्यताएं, ये नियम भी चेंज होते जा रहे हैं। अब विलंब विवाह का प्रचलन है, जब लड़की और लड़का दोनों सेटल होते हैं तभी मैरिज करते हैं। तो धीरे धीरे हम अपने समाज में परिवर्तन देख सकते हैं कि ये सभी चेंजेस हमारे समाज में आ रहे हैं। तो इसलिए हमारे समाज में जो घटनाएं उनकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जानी चाहिए, जिससे कि नए नियमों का निर्माण किया जा सके। इसके अलावा हम अपनी समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में इसलिए भी रखते हैं क्योंकि यह भविष्यवाणी करने में भी सक्षम है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे समाज में जो भी नियम प्रचलित हैं वे एकाएक अचानक से नहीं बदलते, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आता है। लगभग 50 वर्षों तक ये एक जैसे नियम चलते रहते हैं, परंतु उनमें धीरे धीरे जो स्लोली चेंजेस आते हैं उनको हम नोट करते हुए भविष्यवाणी कर सकते हैं कि हमारे समाज में, जैसे कि हम कहें कि संयुक्त परिवार की दर जैसे कम होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार बढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि भविष्य के 50 साल बाद
एकल परिवारों का अस्तित्व होगा, जॉइंट परिवार यानी कि जॉइंट फैमिलीज बहुत ही कम पाई जाएंगी। तो इस तरह से हम कुछ भविष्यवाणी निकाल सकते हैं इन सब माध्यमों से। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी चीज़ों से हमारे जो समाजशास्त्र है, जो सामाजिक घटनाएं हैं, उनको हम वैज्ञानिक रूप दे सकते हैं, वैज्ञानिक जामा पहना सकते हैं, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो सामाजिक घटना में है कि वो तटस्थता से अध्ययन नहीं कर सकते हैं, हम जो अमूर्त हैं, जिनकी भविष्यवाणी करना असंभव है लगभग, तो उनके बारे में हम कैसे अध्ययन करें। तो ये भी हमने जान लिया कि किस तरह से हम अपनी सामाजिक घटना के विषय में अध्ययन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, नियमों की परीक्षा पुनर्परीक्षा कर सकते हैं, कार्यकारण संबंधों की व्याख्या कर सकते हैं, इसके अलावा वास्तविक घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं और किन किन विधियों के माध्यम से अपने तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं, तथ्यों का संकलन कर सकते हैं। तो अब जैसे कि आपको पता होगा सोशल रिसर्च के कुछ कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको। जैसे स्टेप्स हैं, जैसे तथ्य संकलन है ना। सबसे पहले तो क्या होता है कि आप एक प्रॉब्लम ले ली जिस पर आपको अध्ययन करना है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्षेत्र का सिलेक्शन है, उपकल्पना है, तथ्यों का संकलन है, उनका विश्लेषण है, निर्वचन है, और धीरे धीरे करके 13-14 स्टेप्स हैं, उनके माध्यम से हम पूरा रिसर्च करते हैं और नियमों को प्रस्तुत करते हैं, नियमों की व्याख्या करते हैं और प्रतिवेदन का निर्माण करते हैं। तो उसको स्पेसिफिक एक वीडियो में बताएंगे आपको। अभी आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आई होप कि हम वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से किस प्रकार से अपनी सामाजिक घटना का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देना चाहूँगी और